समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है, केवल 2-3 मिनट में समाप्त हो जाती। जो समसूत्री विभाजन की होती, जो पश्चावस्था होती है, सबसे छोटी होती है, केवल 2-3 मिनट में ही समाप्त होती है। अब हम थर्ड पढ़ेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। फार्मर तथा मूरे ने 1905 में कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन को नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्टार्सबर्गर ने 1888 में किया। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में होती है, अर्धसूत्री और प्रथम अर्धसूत्री सेकेंड। अर्धसूत्री प्रथम में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकेंड फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी अवस्था होती है, जो कि 5 उपशाखाओं में पूरी होती है। पहला है पेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकिटीन, चौथा है डिप्लोटीन, पांचवा है डाइकिनेसिस। पहला है लेप्टोटीन। गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित या डाइप्लॉइड होती है। जाइगोटीन समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। सेंटिओल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। पैकिटीन प्रत्येक जोड़े में गुणसूत्र छोटे व मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर 2 अणुजात गुणसूत्रों या क्रोमैटिडों में बढ़ जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों में एक द्विज से अब 4 क्रोमैटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मात्र और 2 पितृ क्रोमैटिड होते हैं। कभी कभी मात्र और पितृ क्रोमैटिड एक या ज्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मात्र और पितृ क्रोमैटिड टूट जाते हैं एवं एक क्रोमैटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमैटिड के टूटे हुए स्थान से जुड़ जाते हैं। इन्हें क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकेटिंग अवस्था में होता है। जीन विनिमय कौन सी? पैकेटीन अवस्था में होता है। इस क्रिया को रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। अब नोट, क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टीयर क्रोमैटिड के बीच होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे डिप्लोटीन। समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़ों में 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि वे कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काइज़माटा कहते हैं। काइज़माटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। काइज़माटा का अंतीकरण हो जाता है। डाइकिनेसिस केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से 4 संतति कोशिकाएं डॉटर सेल का निर्माण होता है।
अब हम आगे पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। तो समसूत्री विभाजन, यह विभाजन कायिक या सोमैटिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। यह विभाजन में समसूत्री विभाजन में समय कम लगता है, अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। इस विभाजन के द्वारा समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है और इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका के में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होती और अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका के जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। पांचवा अंतर है इनमें समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान होता है। और इसका आखिरी अंतर है, इसमें प्रोफेज अवस्था होती है समसूत्री विभाजन में और इसमें प्रोफेज अवस्था छोटी होती है समसूत्री विभाजन में और प्रोफेज अवस्था अर्धसूत्री विभाजन में लंबी होती है। अब हम आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे जैव विकास को अब हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए सुनिए, प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति जैव विकास को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना कार्यकी एवं रासायनिकी भ्रूणीय विकास वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लेमार्क, डार्विन, वेलेस और डी ब्रिज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए। तो पहला प्रमाण इन्हें प्रस्तुत किया है सभी लोगों ने, वर्णीकरण के प्रमाण। दूसरा है वर्णीकरण से प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, अवशोषी अंगों से प्रमाण। चौथा है संयोजकता जंतुओं से प्रमाण। पांचवा है पूर्वजता से प्रमाण। छठवा है तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण। सातवां है भौगोलिक वितरण से प्रमाण। आठवां है तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रासायनिकी से प्रमाण। नौवां है अनुवांशिकी से प्रमाण। 10वां है पशुपालन से प्रमाण। 11वां है रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण। 12वां है जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्म को से प्रमाण। अब आएगा हाँ समजात अंग, होमोजीनियस ऑर्गन्स, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण कभी असमान दिखाई देते हैं परंतु रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि अस्थियां होती हैं। इनकी भ्रौणिकी विकास भी एक सा होता है परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लीपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए, मनुष्य के हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। समरूप अंग या एनालॉगस ऑर्गन्स, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन से भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तितली, पक्षियों एवं चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने के में एक समान होते हैं परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर की भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना उनकी अग्रपातों पर परों द्वारा तथा चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी अंगुलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। अवशोषी अंग,
वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है। अवशोषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कर्णपल्लव, त्वचा के बाल, वर्मीफार्म, अपेंडिक्स आदि। अब नोट, मनुष्य में लगभग 100 अवशोषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। अब जीवाश्म पढ़ेंगे हम। अनेक ऐसे प्राचीनकालीन जीवों का एवं पादपों के अवशेष जो हमारे पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात लुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। इसके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जैव विकास के सिद्धांत के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए जिनमें लैमार्कवाद और डार्विनवाद तथा उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। 3 है जैव विकास के सिद्धांत, लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। तो हम लैमार्कवाद पढ़ेंगे। लैमार्क का सिद्धांत 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफीज जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार के जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशगति होती है जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती है। उदाहरण के जिराफ की गर्दन का लंबा होना। नोट, जिराफ की गर्दन का लंबा होना। नोट, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। डार्विनवाद। अब डार्विनवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे तो जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावेश का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1809 से 1882 में ईस्वी के बीच में 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विन के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है। अंततः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों के जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय, पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। ये विभिन्नताएं इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभप्रद होती है जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीव संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। नव डार्विनवाद का सिद्धांत। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा नव डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया जिसे नव डार्विनवाद कहा गया। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक है विभिन्नताएं, उत्परिवर्तन, प्रकृतिवरण और जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती है जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नता बढ़ जाती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं। पहला तथ्य है नई जीव जातियों
की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं से प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती, बल्कि यह उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। इस प्रकार के से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तन लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। उत्परिवर्तन निश्चित होते हैं। तीसरा है उत्परिवर्तन निश्चित होते हैं, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष के अथवा अनेक अंगों के में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। चौथा, सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। पांचवा, जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। छठवा, उपयुक्त उत्परिवर्तन परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें नई जाति माना जा सके। अब नोट, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है।